नमस्कार दोस्तों। और आज हम फिर से लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। और मुस्लिम जो लीग की स्थापना थी उसके बाद का ये टॉपिक है। और ये परीक्षा की दृष्टि से जो मैं जनरल सब्जेक्ट आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ वो काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चाहे कौन सी भी परीक्षा हो, चाहे आप लोगों का टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, या इंटरव्यू डेमो या अन्य कोई परीक्षा हो, उसमें इस तरह के टॉपिक 100% पूछे जाते हैं। तो प्लीज साथियों, इस जो वीडियो आप लोगों को बना करके दे रहा हूं, परीक्षा की दृष्टि से इंपोर्टेंट टॉपिक उठा करके दे रहा हूं, उसे आप लोग जरूर समझें और जरूर इसको आप लोग अपने ध्यान में रखें। और प्लीज साथियों, मैं आपसे ये भी कह देना चाहता हूं कि हमारे वीडियो को आप लास्ट तक देखा करें। और जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। यदि आप सब्सक्राइब कर लेते हो तो हमें भी आप लोगों को पढ़ाने में बड़ा मोटिवेशन मिलता है। और लाइक जरूर कर दिया करें साथियों, क्योंकि जब आप लोगों के लिए हम अच्छा से अच्छा टॉपिक लाते हैं तो फिर मनोबल ही हमारा आप ही लोग बढ़ाओगे साथियों। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ये है सूरत विभाजन। और सूरत विभाजन जो 1907 में हुआ था, ये विभाजन काफी इंपोर्टेंट रहा था साथियों। तो जो मुस्लिम लीग की स्थापना के बाद जो 1907 ईस्वी में ये विभाजन हुआ था, तो देखते हैं कि जब 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले, जो गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं साथियों। जब कांग्रेस के अध्यक्ष बने तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की इन्होंने क्या की, स्थापना की। ठीक है, ये क्या थी कि ये थी एक संस्था, ये संस्था थी साथियों। इस संस्था की सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की इन्होंने सबसे क्या की, इस संस्था की क्या की, स्थापना की। और इसका जो मुख्यालय था वो बनारस में बनाया गया साथियों। इसका मुख्यालय कहां खोला गया? बनारस में। लेकिन इसके खोलने का उद्देश्य क्या था? इस संस्था का उद्देश्य क्या था? तो इस उद्देश्य का जो था, जो किस पे बल देना था, साधन और साध्य पर बल दिया गया कि जिस कार्य को करने के लिए यदि तुम्हारे पास कोई साधन है और यदि तुम्हारे पास कोई व्यवस्था है, साधन और साध्य, यदि तुम्हारे पास साधन है और उसकी एक बढ़िया रूपरेखा है, तो वह कार्य आपको करने में बड़ी ही आसानी से होती है और उसे अच्छी तरह से कर लिए जाएंगे। और उन्होंने ये बताया कि जिसमें साधन और साध्य ये दोनों ही उसमें पवित्र हैं। क्या है? पवित्र हैं। तो उसमें किसी भी चीज की कठिनाई नहीं मिलेगी साथियों। तो उन्होंने इस पे बल दिया कि साधन और साध्य ये दोनों पवित्र होने चाहिए साथियों। फिर देखते हैं आगे कि जो गोपाल कृष्ण गोखले थे वो गांधी जी के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं साथियों। कई बार प्रश्न भी पूछा गया है कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे, जो 1905 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने साथियों। तो ये टॉपिक यहां से भी पूछा जा सकता है। अगले देखते हैं 1906 ईस्वी में। फिर 1906 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी तीसरी बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने। और ये दादा भाई नौरोजी थे, वो काफी बुजुर्ग व्यक्ति थे। ये कौन थे? काफी बुजुर्ग व्यक्ति थे। और लेकिन ये बहुत ज्यादा पढ़े लिखे भी व्यक्ति थे, इसलिए इनको वायोवृद्ध के नाम से भी जाना जाता है साथियों। ठीक है, लेकिन इनका जो कार्यकाल था वो स्वदेशी बहिष्कार का प्रस्ताव पारित हुआ। इनके कार्यकाल में इन्होंने स्वदेशी बहिष्कार का प्रस्ताव पारित किया साथियों। स्वदेशी वस्तुओं उन्होंने ये कहा कि जब हमारे यहाँ स्वदेशी वस्तुओं को ज्यादा से ज्यादा उपयोग में लाया जाए। और ये उन्होंने कलकत्ता में जो मीटिंग हुई थी उसमें इन्होंने इस चीज को पारित कराया था साथियों। और ये भी पूछा जाता है, एलिफेंट्स कॉलेज यानी मुंबई में वह गणित और भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर थे।
किसमें थे? एलिफेंटस कॉलेज मुंबई में वो गणित और भौतिक विज्ञान की प्रोफेसर थे साथियों। इनका एक सिद्धांत भी है, वो काफी इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, जिसे कहते हैं धन निष्कासित सिद्धांत। ये धन निष्कासित सिद्धांत भी कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था साथियों। तो उन्होंने दिया था धन निष्कासित सिद्धांत। और इनकी जो पुस्तक है वो पुस्तक भी पूछी जाती है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। इनकी ये पुस्तक काफी चर्चित पुस्तक थी, इसकी दादा भाई नौरोजी की। तो ये पुस्तक और धन निष्कासित सिद्धांत, इसको जरूर ध्यान में आप रखिएगा, ठीक है। और दादा भाई नौरोजी को ब्रिटिश पार्लियामेंट में 1892 ईस्वी में ब्रिटिश पार्लियामेंट में सांसद के रूप में ये चुने गए। और जगह का नाम भी पूछ लेते हैं तो वो था थ्रेंसबरी। क्या थी? थ्रेंसबरी में ये सांसद के रूप में सांसद चुने गए साथियों, ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंतर्गत। उसके बाद पूछा जाता है कि जब 1907 ईस्वी में 23वां अधिवेशन हुआ तो वह अधिवेशन सूरत अधिवेशन के नाम से जाना जाता है। और ये सूरत अधिवेशन के बारे का ये टॉपिक है, ठीक है। तो इसमें सूरत के अधिवेशन में एक विचारधारा थी गर्म दल के नेताओं में और नरम दल के नेताओं में। गर्म दल के नेता चाहते थे कि हम अध्यक्ष बनेंगे और नरम दल की चाहते थे कि हम अध्यक्ष बनेंगे, ठीक है। तो इस बात को लेकर के अंत में एक जो लाला लाजपत राय थे, ये किसके नेता थे? ये गर्म दल के थे। यहां भी आप लोग लिख भी सकते हो गर्म दल। ये गर्म दल थे और ये थे नरम दल, ठीक है साथियों। लेकिन गर्म दल और नरम दल में इस तरह का मतभेद था। और इसके बाद अंत में रास बिहारी बोस को ही इसका फिर अध्यक्ष चुना गया साथियों। किसमें? सूरत अधिवेशन के बाद में साथियों, ठीक है साथियों। इसके बाद जो आगे का टॉपिक है इसी में चलते हैं, लेकर के देखते हैं अगले का टॉपिक इसमें। हाँ साथियों, देखेंगे उसी में आगे। तो जो सूरत विभाजन चल रहा था, तो सूरत विभाजन से पहले एक स्वराज की मांग और उठी हुई थी साथियों कि स्वराज एक ऐसा स्वराज होना चाहिए जिसमें सभी को आजादी मिलनी चाहिए। और स्वराज शब्द के बारे में मैं पहले बता भी चुका हूं कि पूर्ण स्वराज और स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले। तो इसमें यह भी पूछा जाता है कि पूर्ण स्वराज, परीक्षा में पूर्ण स्वराज, तो पूर्ण स्वराज किसने कहा था, मांगा था? तो पूर्ण स्वराज के बारे में सबसे पहले हजरत मोहानी ने कहा था साथियों। और स्वराज ये स्वराज शब्द किसने कहा था? तो स्वराज और पूर्ण स्वराज, तो ये स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे दयानंद सरस्वती ने किया था और पूर्ण स्वराज का शब्द का प्रयोग सबसे पहले मांग थी वो हजरत मोहानी ने की थी साथियों। तो इस बात को भी आपको ध्यान में यहां रखना पड़ेगा। अब देखते हैं 1906 ईस्वी में कांग्रेस के द्वारा स्वराज शब्द की बात ये मान ली गई, लेकिन गांधी जी के अनुसार और श्रीमती एनी बेसेंट के अनुसार और बाल गंगाधर तिलक के अनुसार इस स्वराज की अपनी अपनी अलग मांग थी, ठीक है साथियों। ये ध्यान रखेंगे, बाल गंगाधर तिलक और श्रीमती एनी बेसेंट वो ये चाहते थे कि उपनिवेश के अंतर्गत भारतीयों को शासन मिलना चाहिए। उपनिवेश के अंतर्गत, ठीक है साथियों, उपनिवेश के अंतर्गत भारतीयों को शासन मिलना चाहिए। लेकिन गांधी जी इसी चीज को देखते थे, वह स्वाधीनता और स्वतंत्रता को लेकर के थे कि हम पूरी तरह से स्वतंत्र होने चाहिए, हमारी किसी भी बात में दखलंदाजी किसी भी की नहीं होनी चाहिए। लेकिन तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ये चाहते थे कि इसमें सभी का पार्टिसिपेट रहे साथियों। तो इसी बात को लेकर के ये पूर्ण स्वराज की बात यहाँ पर रखी गई थी साथियों। फिर इसके बाद
जस्ट इसी के बाद फिर आता है मिंटो मार्ले सुधार, जो 1909 ईस्वी में आया था साथियों। कितने में? 1909 ईस्वी में। तो कई बार परीक्षा में यह भी पूछा जाता है कि मिंटो मार्ले सुधार कब आया था साथियों। तो मिंटे मार्ले, तो जो लॉर्ड मिंटो थे ये उस समय गवर्नर थे साथियों। उस समय कौन थे? लॉर्ड मिंटो गवर्नर थे, और जो मार्ले थे वो भारतीय सचिव थे। तो इन दोनों की एक मांग, इन्होंने दोनों ने जो सुधार लाया उसे मिंटो मार्ले सुधार के नाम से जाना जाता है। तो इनको लॉर्ड मिंटो और मार्ले को एक सांप्रदायिकता का जनक भी कहा जाता है उस समय। किसका? सांप्रदायिकता का जनक। कई बार पेपर में भी पूछा जा चुका है कि सांप्रदायिकता का जनक किसे कहते हैं, तो लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है साथियों। लेकिन इनका जो सुधार था वो क्या था? इन्होंने आते ही क्या किया था कि मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन की व्यवस्था इन्होंने लागू कर दी साथियों, क्योंकि ये मुस्लिम लोग भी उस समय पे अपनी मांग को लेकर के हावी थे। तो उन्होंने आते जो ये आए थे, मिंटो मार्ले सुधार आया था, इसमें मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन की व्यवस्था कर दी गई साथियों। लेकिन उस समय कांग्रेस ने इसका काफी विरोध किया, लेकिन कांग्रेस की इनके आगे एक भी नहीं बात मानी गई, न सुनी गई साथियों, और मुस्लिमों को पृथक चुनाव की व्यवस्था कर दी गई साथियों। तो इस टॉपिक से आप लोगों को जितने भी परीक्षा की दृष्टि से टॉपिक बनता है, जितने भी इंपोर्टेंट प्रश्न बनते हैं, मैंने वो आप लोगों को इस समय सूरत विभाजन के अंतर्गत रखा है साथियों। इस तरह का टॉपिक फिर मैं लेकर के आऊंगा कल, होम रूल लीग की स्थापना, जो कि काफी इंपोर्टेंट है साथियों। तो आप लोग तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, अच्छे रहिए, और जय हिंद जय भारत।